हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है KSG स्टूडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 विषय भूगोल, अध्याय विश्व मानव अधिवास। तो आज हम शुरू करते हैं विश्व मानव अधिवास। मानव अधिवास पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास को बस्ती भी कहा जाता है, यानी कि मनुष्य जब संगठित समूह में अपने निवास के लिए आवासों का निर्माण करता है, जिससे एक बस्ती बनती है, इसे ही हम मानव अधिवास कहते हैं। अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है, यानी कि अधिवासों का उपयोग होता है वो मानव के निवास के लिए होता है। मानव के अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिवासों का उपयोग होता है। प्रोफेसर विडाल डी लोब्लोस के अनुसार, यानी कि प्रोफेसर विडाल डी ब्लोस ने मानव अधिवास के बारे में क्या कहा है, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से हैं। यानी कि प्रोफेसर विडल डी ब्लोस ने मानव अधिवास किसको कहा है, यानी कि मनुष्य है उसके स्वयं के आवास के लिए एवं उसकी संपत्ति होती है उसको रखने के लिए जिस आवास को निर्मित करता है उसे ही अधिवास कहा जाएगा। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती हैं। इस आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी अधिवासों की जो उत्पत्ति है वो मूलतः निवास के हिसाब से हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अस्थायी अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास क्या होता है? अस्थायी अधिवास प्राचीन काल में मानव द्वारा अपने निवास के लिए बनाए जाने वाले अस्थायी आवास जो शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाए जाते थे। यानी कि प्राचीन समय में मनुष्य है वो अस्थायी अधिवास बनाते थे। कैसे? जैसे कि शिकार के उद्देश्य से कहीं पे कुछ दिन के लिए रहते थे, या मौसम की अनुकूलता के हिसाब से, यानी जैसा जहाँ पे मौसम होता है उसके हिसाब से कहीं कुछ समय के लिए रहते थे, या पशुचारण के लिए यानी पशुओं को चराने के लिए कहीं चले जाते थे और वापस वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे, या सुरक्षात्मक दृष्टि से यानी युद्ध वगैरह इत्यादि से बचने के लिए वो अस्थायी रूप से बसते थे, वो होता है अस्थायी अधिवास। आज के आधुनिक युग में भी नागा जनजातियों द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो नागा जनजाति है वो स्थानांतरित कृषि, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना, ये स्थानांतरण कृषि होती है। इसमें भी अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में किर्गिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबू द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। यानी कि किर्गिज जनजाति है वो पशुओं को चराने के लिए, यानी चारे की उपलब्धता तक जाने के लिए वो तंबू के द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित करते हैं, वो होते हैं अस्थायी अधिवास। देखते हैं स्थायी अधिवास के बारे में क्या होता है। स्थायी अधिवास उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं।
कहा जाता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा तभी से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ होगा। यानी कि जब मानव है वो अकेलेपन से यानी एकांत से जब समूह में रहने लगे, सभी काफ़ी लोग हैं वो झोंपड़ियों बना के यानी एक समूह में रहने लगे, धीरे धीरे बस्ती का विकास हुआ, तभी से स्थायी अधिवास प्रारंभ हुआ। मानव बस्ती को स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी मानव बस्ती होती है उसका स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। स्थानीय संचित संसाधन, यानी कि स्थानीय संसाधन होते हैं उनको संचित करना, बाह्य विश्व से संबंध, बाह्य विश्व से संबंध, भावी उन्नति की संभावना, भावी उन्नति के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षात्मक रूप से, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों के द्वारा मानव है उसने अपना स्थायी अधिवास निर्मित किया। मानव अधिवास निर्माण के कुछ उद्देश्य: भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए यथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा, यानी कि भौतिक वातावरण की जो कठोरता है मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए मानव ने अपना अधिवास बनाया, जैसे कि भूकंप है इत्यादि ऐसी विपदाओं से बचने के लिए मानव ने अपना अधिवास है वो निर्मित किया। खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, यानी कि खाद्य सामग्री जो मानव अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेता है, खाद्य और अन्य उपयोगी सामग्री उनको भंडारित करने के लिए उसको अधिवास की जरूरत पड़ी, तो तब से उन्होंने स्थायी अधिवास बनाने प्रारंभ किए। जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा, यदि किसी मानव के पास अधिवास है, रहने के लिए आवास है, तो जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षित रह सकता है, इसलिए उन्होंने जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा के लिए अधिवास निर्मित किए। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए, पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी मनुष्य ने अपने अधिवास है वो निर्मित किए। मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्य, यानी मनुष्य किस प्रकार से कार्य करता है उसके आधार पर अधिवासों को दो भागों में विभाजित किया: ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं वो ग्रामीण अधिवास निर्मित करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन एवं वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण आदि के लिए ग्रामीण अधिवास है वो निर्मित किए जाते हैं। अर्थात ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विहितोहन पर आधारित होता है, यानी भूमि का किस प्रकार से वो उपयोग में लेते हैं उस प्रकार से ग्रामीण अधिवास है वो बनाए जाते हैं। ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि ग्रामीण अधिवास होते हैं उन पर आधुनिकता का प्रभाव बिल्कुल नगण्य होता है, किसी भी प्रकार का आधुनिकता पर का प्रभाव नहीं होता है, यानी वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आगे हम देखते हैं यानी ग्रामीण अधिवास के प्रकार। मकानों की संख्या और उनके बीच दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। यानी कि मकानों की संख्या कितनी है, उनके बीच में दूरी कितनी है, उसके आधार पर जो विभाजन किया गया है उसे हम कहेंगे अधिवासों का प्रकार। यानी कि अधिवास के कौन से प्रकार हैं तो इस आधार पर है। ग्रामीण अधिवास का
के प्रकारों के लिए भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे जाति, धर्म और सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं। यानी कि भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं किसके लिए? ग्रामीण अधिवास के प्रकारों के लिए। सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। पहला देखते हैं हम सघन या गुच्छित अधिवास। सघन अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों, समतल तथा पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जिनमें आवास गृह पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन बसा होता है। यानी कि गुच्छित या सघन अधिवास जिसे हम कहते हैं वो कहाँ होता है? या तो मैदानी भागों में होता है या समतल या पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र जिनमें क्या होता है? आवास गृह हैं वो पास पास में होते हैं। यानी आवास गृह बिल्कुल नज़दीक में होते हैं, पास पास होते हैं और पूरा गांव यानी संपूर्ण गांव सघन बसा होता है। पूरा गांव है वो सघन बसा हुआ होता है और आसान पहुंच के लिए इनके साथ सड़कों का निर्माण होता है। आवासों के साथ साथ विद्यालय, सामाजिक व धार्मिक स्थल भी बने होते हैं। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं। अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। यानी ग्रामीण अधिवासों में जो गुच्छित और सघन अधिवास होते हैं वो खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। सभी आवास पास पास बने होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं, यानी एक स्थान पर केंद्रित होते हैं एवं बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी होते हैं। इनमें आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या अधिक भी हो सकती है। आगे देखते हैं प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। यानी प्रकीर्ण और एकाकी अधिवास होते हैं वो बिखरे और यानी छितरे होते हैं। इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषताएं। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी कि आवास होते हैं वो अलग अलग यानी दूर दूर पर होते हैं। व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं, यानी कि वो आसपास एकांत में रहना चाहता है, यानी वो स्वतंत्र अब जीवन यापन करना चाहता है, उस हिसाब से रहते हैं। एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। जब मनुष्य स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है, यानी दूसरों से मिलजुल कर रहना नहीं चाहता है, तो वो उसमें सहयोग की भावना है वो कम हो जाती है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। जो कृषि में संलग्न जातियां होती है उनमें ऊंच नीच की भावनाएं वो पैदा हो जाती है। आगे हम देखते हैं मिश्रित अधिवास। इस प्रकार के अधिवास सघन एवं प्रकीर्ण के बीच की अवस्था होती है, जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये सघन और प्रकीर्ण के बीच की अवस्था होती है। जब किसी परिवार की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो आवासों की संख्या बढ़ जाती है और उसके कारण मिश्रित अधिवास की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे सांगोद तहसील का कुरुद गाँव। सांगोद तहसील कोटा जिले में है, वहाँ का कुरुद गाँव है वो मिश्रित अधिवास के तहत आता है।
पल्ली अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से दूर किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। यानी इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से दूर होते हैं किंतु एक ही बस्ती में होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक ही रहता है, तो उसे हम पल्ली अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अभी हमने पढ़ा था प्रकार, अब हम पढ़ते हैं प्रतिरूप, यानी कि अधिवास से किस टाइप के दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। अधिवास के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। यानी बसाव की आकृति कैसी है, यानी किस प्रकार से मकान बने हुए हैं, उसके आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें पहला है रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। कैसे? जैसे कोई लंबी सड़क है तो उसके किनारे किनारे एक रेखा के रूप में बस्ती बनती है, या कोई नदी है उसके सहारे उसके तट के सहारे एक रेखा के रूप में अधिवास बनते हैं, या कोई रेल की पटरी है उसके सहारे जो अधिवास होते हैं वो सब रेखिक अधिवास होते हैं, यानी कि एक रेखा के रूप में उसके सहारे होते हैं, रेखिक अधिवास होता है। दूसरा है तीर प्रतिरूप, यानी कि अधिवास है वो तीर की तरह दिखाई देते हैं, ऐसे जैसे, यानी कि यहाँ कोई अधिवास है, यहाँ कोई अधिवास है, यहाँ अधिवास है, यानी इधर से ऐसे एक तीर के रूप में जब अधिवास बनते हैं तो वो होते हैं तीर प्रतिरूप। वो कहाँ बनते हैं? किसी अंतरिक्ष के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दोआब के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीर नुमा होता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास। तो दक्षिण भारत है तो यहाँ ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये एक तीर नुमा क्षेत्र है यहाँ वाला, तो वहाँ पे भी कैसे बनेंगे? तीर नुमा अधिवास बनेंगे, तीर प्रतिरूप जिसे हम कहते हैं। अगला है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। तो जैसे ये कोई इस प्रकार से यहाँ बीच की त्रिभुजनुमी आकृति है और यहाँ पे कोई अधिवास विकसित होता है तो इसको हम त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहेंगे, यानी कि एक त्रिभुज की आकृति के अंदर है अधिवास है वो निर्मित होते हैं। अगला है आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे एक सड़क है और दूसरी सड़क ऐसे आ रही है और इस सड़कों के ऊपर ऐसे लंबवत गलियां निकलती है, लंबवत गलियां, तो वहाँ आयताकार प्रतिरूप है वो बनता है। तो ये होता है आयताकार प्रतिरूप। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूप का विकास होता है। अगला है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। क्या होता है? जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती हैं तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहों पर मिलने से समानांतर नहीं होती हैं। कैसे समानांतर क्यों नहीं होती है? जैसे ये कोई स्थान है और यहाँ पे ऐसे एक सड़क या कच्ची सड़क या पक्की सड़क आके मिलती है, ऐसे मिलती है एक, तो ये सभी क्या है? ये सभी समानांतर नहीं है, ये समानांतर नहीं है, तो इसे हम अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। यानी त्रिज्याओं के रूप में ये जो प्रतिरूप बनता है इसे हम
अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। अगला देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले या धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वृत्ताकार। नाभिक प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। तो ये होता है वृत्ताकार प्रतिरूप, यानी कि यहाँ एक झील है, इसके चारों ओर भवन यानी वृत्ताकार रूप में आवास निर्मित हो गए हैं, तो वो होता है वृत्ताकार प्रतिरूप। आगे देखते हैं तारा प्रतिरूप। प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित हो रहा होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे अभी हमने देखा था अरीय प्रतिरूप कैसे होता है, ऐसे त्रिज्यानुमा होता है, और इन्हीं सड़कों के बाहरी भागों में जब आवास बनने प्रारंभ हो जाते हैं तो ये एक तारानुमा आकृति बन जाती है, जिसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। तो इसकी प्रारंभ की अवस्था होती है वो अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के समान होती है। आगे देखते हैं पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनाते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप होने से पंखानुमा प्रतिरूप विकसित होता है। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं और उसके बाद में बस्ती का विकास है वो सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप होने से होता है, तो पंखानुमा आकृति बनती है। जैसे कोई स्थल केंद्रीय स्थल है, यहाँ इसके चारों ओर है वो, यानी किसी केंद्रीय स्थल यानी कोई शहर है, उसके चारों ओर बस्ती बन गई, और यहाँ कोई सड़क जा रही है तो यहाँ पे भी बस्तियाँ बन गई, तो यहाँ आकृति ये पंखेनुमा हो जाती है, तो वो होती है पंखा प्रतिरूप। आगे देखते हैं अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप मतलब उसका कोई निश्चित आकार या नहीं होता है, वो उसे अनियमित कहते हैं, यानी अनाकार, यानी कोई आकार नहीं होता है। मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के, यानी किसी भी प्रकार की कोई योजना के बिना मकानों का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास विकसित होता है, जिसे अनाकार या अनियमित प्रतिरूप कहते हैं, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। आगे देखते हैं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूप में मिलते हैं, यानी परस्पर सटे हुए मिलते हैं और दूर दूर भी होते हैं, यानी दोनों ही रूपों में मिलते हैं। इन मकानों की पंक्तियां ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार से जैसे सीढ़ी होती है उसके हिसाब से मकान है वो दिखते हैं, तो वो सीढ़ीनुमा, यानी उस प्रकार से जब आवास निर्मित होते हैं तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप है वो बनता है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां इसी प्रतिरूप से बसी हैं, तो ये होता है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। आगे देखते हैं मधु छत्ता प्रतिरूप। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबदनुमा झोपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव और दक्षिणी अफ्रीका के जुल्लू लोग इसी प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं, जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है, यानी कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उस टाइप से प्रतिरूप है वो, यानी कि दूर से मधुमक्खियों के छत्ते जैसी आकृति है वो दिखाई देती है। आगे देखते हैं अन्य प्रतिरूप। अन्य प्रतिरूप के अंदर नाभीय है, अर्धवृत्ताकार है, टेढ़ा मेढ़ा है, मकड़ी प्रतिरूप यानी मकड़ी की जैसा टेढ़ा मेढ़ा, तो ये सभी प्रतिरूप होते हैं वो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप में आता है, यानी ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप में आता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।